आज शांता अपनी जान बचाकर उस जगह से भागी थी जहां उसकी जिंदगी की कहानी उसके बिना पूछे लिखी जा रही थी। दुल्हन के कपड़ों में सजी वह उसी घर से भाग निकली थी जहां उसकी सौतेली माँ दामिनी देवी ने उसे जबरदस्ती दुल्हन बनाकर बिठा दिया था। और अब वह वहां से सिर्फ अपनी जान ही नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए भी भाग रही थी। रात का वो समय ऐसा था कि वह जाए तो जाए कहाँ। हर गली में सन्नाटा पसरा हुआ था, चारों तरफ खामोशी का राज था। सर्दियों की रात बेहद ठंडी थी और वह अपने भारी लहंगे का बड़ा सा दुपट्टा संभालती हुई तेजी से भागती जा रही थी। जल्दबाजी में वो पाँव में कुछ भी नहीं पहन पाई थी। टूटे फूटे पत्थर उसके नंगे पाँव में चुभते जा रहे थे, हर कदम पर दर्द की एक तीखी टीस उठ रही थी। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, अभी तक कोई उसका पीछा करता नजर नहीं आया था। लेकिन वह ये अच्छी तरह जानती थी कि दामिनी देवी इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। आखिर बहुत बड़ी रकम और जायदाद हाथ लगने वाली थी। दामिनी देवी शांता के 18 साल के पूरे होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और उसके 18 का होते ही उसी शाम उसकी शादी ऐसे आदमी से करा रही थी जो उम्र में उससे 3 गुना बड़ा था, बहुत पैसे वाला था, बुरे कामों का बादशाह भी था। ये शादी कोई रिश्ता नहीं बल्कि एक सौदा थी जिसमें शांता को बेचा जा रहा था और उनके दिल में डर नाम की कोई चीज नहीं थी। दामिनी देवी की अपनी बेटी भी थी जिसकी उम्र 22 साल थी, लेकिन दूसरों की बेटी के लिए वह तड़प कहाँ होती है जो अपनी औलाद के लिए होती है। भागते भागते शांता बुरी तरह थक चुकी थी। एक पेड़ की छांव में वो पल भर के लिए रुकी, ठंड में नंगे पांव कांप रहे थे। तभी अचानक उसके नाजुक से पांव में कुछ चुभ गया। वे वहीं नीचे बैठ गई। एक कांटा था जिसने उसे बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। दर्द से उसकी आंखें भर आई और माँ बाप दोनों के चेहरे उसकी आंखों में घूम गए। अगर वे आज उसके साथ होते तो उसे आज कांटा तक ना चुभता। और आज वही लड़की रात के अंधेरे में अपनी इज्जत बचाने के लिए भाग रही थी। अचानक उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराते हुए पीछे देखा, जल्दी से चुभा हुआ कांटा निकाला और फिर से भागने लगी। पाँव में बहुत दर्द हो रहा था लेकिन वह रुकी नहीं, बस भागती जा रही थी। इधर दामिनी देवी बुरी तरह बौखलाई हुई थी। भाग निकली आपकी वह लाडली बेटी, बहुत बहुत बधाई हो। उसकी बेटी रज्जो ने ताना मारते हुए खबर दी तो दामिनी देवी आग बबूला हो गई। ऐसे कैसे जा सकती है वह लड़की, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। आज दामिनी देवी का पूरा कमरा छान मारा गया था लेकिन शांता कहीं नहीं मिली। वह दुल्हन के कपड़े पहनकर भाग निकली थी। आज शांता के 18 साल पूरे होते ही वसीयत के हिसाब से सारी जायदाद उसके नाम हो जानी थी और शादी के बाद वही सारी जायदाद उसके पति के हाथों में चली जाती। इस हाल में दामिनी देवी को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली थी। इसलिए उसने सोच समझकर ये शादी उस बदनाम पैसे वाले आदमी से तय की थी ताकि ना सिर्फ जायदाद पर कब्जा हो बल्कि उससे 50 लाख रुपए लेने की भी हामी भर रखी थी। लेकिन इस वक्त सोने की चिड़िया फिर से उड़ चुकी थी और दामिनी देवी अंदर ही अंदर जलती रह गई थी। कहा था आपसे वो भाग जाएगी, रज्जो ने मुंह बनाते हुए कहा, क्योंकि इस शादी के बाद उसे भी अपनी माँ से अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे। लेकिन अब उसके भी सारे अरमान अधूरे रह गए थे। फिर भी दामिनी देवी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वह जानती थी कि शांता ज्यादा दूर तक नहीं भागी होगी। अभी पता करवा लूंगी, मिल जाएगी। दामिनी देवी गुस्से में बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई, जबकि रज्जो वहीं खिड़की के पास खड़ी रह गई। उसके होठों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट तैरने लगी। वह चुपचाप माँ के पीछे पीछे चल दी। इधर शांता दौड़ते दौड़ते जहां पहुंची थी वहां सामने ही एक बड़ा सा अखाड़ा था और इस वक्त वहां खूब भीड़ जमा थी। जीत हार की खुशी में तेज म्यूजिक बज रहा था। जवान लड़के अपनी देह को और उभारने की कोशिश कर रहे थे। ये पूरा इलाका ताकत, पसीने और जुनून से भरा हुआ था। ये इस गांव का मशहूर अखाड़ा था जहां रोज तंदुरुस्त नौजवान कसरत करने आते थे, मुकाबले होते थे, जीत हार के शोर गूंजते थे। इसी अखाड़े में शाम के वक्त भास्कर नाम का एक लड़का भी आता था। हर तरह की कसरत करता था मगर अक्सर मुकाबले में संतुलन बिगड़ जाता था और इसी वजह से सबकी नजरें एक ही आदमी पर टिक जाती थी। भागीरथ अखाड़े का सबसे मशहूर बॉडी बिल्डर था। लंबा कद, तरासा हुआ बदन, बेहद खूबसूरत नैन नक्श, उसके शरीर और ताकत के चर्चे पूरे गांव में थे। इस वक्त वह कसरती कपड़ों में मशीन पर कसरत कर रहा था। आंखों में एक अजीब सा जुनून था, जैसे कुछ खोने और कुछ पा लेने की जिद।
उसकी स्पीड बहुत तेज हो चुकी थी, पूरा जिस्म पसीने से नहाया हुआ था, मगर उसे थकान का जरा भी एहसास नहीं हुआ था। कई लड़के बस उसे ही देखे जा रहे थे, वह शारीरिक रूप से वहाँ मौजूद था मगर दिमाग कहीं और भटक रहा था। ये बात सिर्फ वही जानता था या उसका भगवान। म्यूजिक का शोर चारों तरफ फैला हुआ था, तभी अचानक अखाड़े का बड़ा गेट खुला और दुल्हन के कपड़ों में सजी एक कमसीन लड़की पूरी घबराहट के साथ अंदर दाखिल हो गई। वह बिना सोचे समझे भागती हुई भीतर चली आई, मगर जैसे ही उसकी नजर चारों ओर पड़ी, उसके कदम अपने आप थम गए। उसी पल अखाड़े में मौजूद हर लड़का जैसे अपनी जगह पर जम सा गया हो। म्यूजिक एक झटके में रुक गया और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। शांता ने घबराकर चारों ओर देखा, डरी हुई आंखों में गहरी सांस ली। सबकी निगाहें उसी पर टिकी थी, जबकि वो माथे पर बिखरे बालों के बीच उन सबको देख रही थी। वो पीछे लगे गुंडों से बचने के लिए खुले दरवाजे से अंदर आ गई थी। उसे लगा था कोई होटल होगा, मगर बाहर लिखे बड़े-बड़े अक्षरों में अखाड़ा वो पढ़ नहीं पाई थी। क्या हुआ? ऐसे आंखें फाड़-फाड़ कर क्या देख रहे हो? क्या कभी दुल्हन नहीं देखी? उसने अपनी शर्मिंदगी और डर छुपाने के लिए कहा और माथे पर हाथ रख लिया, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जवाब दे सके। अखाड़े का हर छोटा बड़ा पहलवान बस उसे देखता रह गया। भागीरथ ने अपनी मशीन रोकी, नीचे उतरा और दौड़ते हुए पास आया। सामने का मंजर देखकर वह भी एक पल के लिए ठिठक गया। छोटी सी कदकाठी की लड़की दुल्हन के जोड़े में इतने सारे हट्टे-कट्टे लड़कों के बीच खड़ी, मानो आफत बनकर आ गई हो। उसकी मासूम सी खूबसूरती किसी को भी अपनी ओर खींच लेने वाली थी। भागीरथ सीढ़ियां लांघता हुआ नीचे आया, तो वहां मौजूद सब लोग अपने आप पीछे हट गए। उसे रास्ता दे दिया। इतने बड़े कद के बॉडी बिल्डर को सामने देखकर शांता एकदम पीछे हट गई। वह उसके मुकाबले बहुत छोटी सी लग रही थी, ऊपर से नंगे पांव। कौन हो तुम और यहाँ अंदर कैसे आ गई? भागीरथ ने सख्त आवाज में पूछा था। मेरा नाम शांता है और दरवाजे से अंदर आई हूँ। उसके सीधे जवाब पर कुछ शरारती लड़कों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। भागीरथ ने उन्हें घूरकर देखा तो सब चुप हो गए। वह 2 कदम आगे बढ़ा तो शांता घबराकर पीछे हट गई और बोली, मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो? थोड़ा दूर रहकर बात करो अंकल जी। उसके अंकल कहने पर और इस तरह उल्टा बोलने पर कई लड़कों के हंसी रुक न सके। 32 साल के जवान खूबसूरत बॉडी बिल्डर को अंकल कहा जा रहा था। निकलो यहाँ से जल्दी। भागीरथ ने चुटकी बजाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया और सब एकदम खामोश हो गए। प्लीज मुझे आज रात यहीं रुकने की इजाजत दे दो, मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। शांता ने जल्दी जल्दी से विनती की, शट अप और अभी यहाँ से दफा हो जाओ। इस बार भागीरथ दहाड़ा था, सब सुन रह गए थे। शांता की आंखों में आंसू भर आए। भागीरथ ने उसकी भूरी आंखों में नमी देखी, होंठ भींच लिए और बोला, शादी से भाग कर आई हो? पीछे पुलिस लगी है क्या? यहाँ रुककर हमारे अखाड़े का नाम बदनाम करना चाहती हो क्या? तुम्हें उसकी इजाजत नहीं मिलेगी, चलो निकलो। शांता वहीं जमी रही। वह फिर चिल्लाया। तब कांपती आवाज में शांता बोली, मेरे पीछे कुछ गुंडे लगे हुए हैं। मेरी सौतेली माँ मेरी जबरदस्ती शादी एक बदमाश से करवा रही थी। मैं इस वजह से घर से भागी हूँ। प्लीज मेरी मदद कर दो, सिर्फ एक रात के लिए। सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पीछे खड़े एक लड़के ने धीरे से कहा, मदद कर देते हैं, क्या पता सच कह रही हो। तो भागीरथ ने फिर से सामने खड़ी उस लड़की को देखा, जो भीगी आंखों से ढेर सारी उम्मीदें समेटे उसे देख रही थी। फिर अपने साथ मौजूद दूसरे कसरत करने वाले लड़के को उसकी तरफदारी में बोलते देखकर भागीरथ ने उसे वहां रुकने की परमिशन दे दी। वह उंगली उठाकर सख्त लहजे में बोला, ठीक है, आज रात यहीं रुक सकती हो, लेकिन सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना, समझी तुम? वह मुड़ ही रहा था कि शांता घबराई हुई आवाज में बोली, प्लीज मुझे यहीं कहीं छुपा दो, मुझे ढूंढते हुए वो लोग यहाँ भी पहुंच सकते हैं। मजबूरन भागीरथ उसे जिम के बैक साइड बने उस छोटे से कमरे में ले गया था जहां वह खुद रहता था। ये आपका रूम है? शांता ने उसके बिस्तर की तरफ देखते हुए पूछा। वह अब उसे थोड़ा नॉर्मल होकर बात कर रही थी, जबकि भागीरथ ने सरसरी से जवाब देता हुआ अपने बैग से तौलिया निकाल रहा था। किसी चीज को हाथ मत लगाना, जहां बैठी हो वहीं बैठी रहो, कमरे में घूमने फिरने की भी परमिशन नहीं है, समझी तुम? वह गुस्से में सब समझाकर रुक ही गया था कि दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। भागीरथ ने जल्दी से दरवाजा खोला। बाहर से आवाज आई, भागीरथ देखो, वही गुंडे आ गए हैं, किसी लड़की की तलाश में है। उनका कहना है कि वह लड़की यहीं आई है, उसका पैर भी जख्मी है, बाहर खून की लकीरें दिख रही है। उस आदमी ने इधर उधर जांच की और भागीरथ ने पलटकर शांता की तरफ देखा। शांता ने पूरी लाचारी से अपने पैर की तरफ इशारा किया, बाहर मत आना।
इतना कहकर वह उसके सामने दरवाजा बंद करता हुआ बाहर निकल आया। शांता धड़कते दिल के साथ वापस उसके बिस्तर पर बैठ गई। उसका पैर काफी जख्मी हो चुका था, उसे बैंडेज की सख्त जरूरत थी और खून अब भी धीरे-धीरे बह रहा था। उसने आसपास देखा, शायद कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अलमारी खोलने की उसे इजाजत भी नहीं थी। थक हार कर वह उसी बिस्तर पर लेट गई, बीते वक्त के खौफनाक पलों में उलझती हुई नींद में चली गई। आंखों में वही सब घूमने लगा था। आज रात तो वह यहाँ रुक गई थी, लेकिन सुबह होते ही वो कहाँ जाएगी? उसका यहाँ कोई अपना भी तो नहीं था, जिसके पास वो जा सके। क्या इतने सारे लड़कों के बीच खुद को सुरक्षित रख पाएगी? उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। वह घबराकर उठ बैठी। दिल तेज-तेज धड़कने लगा। तुम सुरक्षित हो शांता, उसने खुद को समझाया। वह आदमी भले ही गुस्से वाला था, लेकिन औरतों की इज्जत करना जानता था। उसका दिल अनजाने में उसकी तारीफ कर बैठा। बाहर क्या हो रहा होगा, ये देखने की बेचैनी उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। वह बिस्तर से उठी, धीरे से नीचे उतरी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। लॉक खोलकर थोड़ा सा बाहर झांका तो नीचे भागीरथ उन गुंडों के साथ हाथापाई करता दिखाई दिया। उसके साथ उसके अखाड़े के कुछ दोस्त भी थे। 1 मिनट से भी कम वक्त में वह सब उन गुंडों पर भारी पड़ने लगे। बॉडी बिल्डर जवान लड़के थे, ताकत से भरे हुए थे, जबकि गुंडे डर से पीछे हटने लगे। 2 मिनट के अंदर इस अखाड़े से दफा हो जाओ, वरना सीधे तुम लोगों को नर्क में पहुंचा दूंगा। भागीरथ गुस्से से दहाड़ा था। शांता घबराकर वापस कमरे में आ गई। अगर वे लोग यहाँ तक पहुंच गए थे तो जरूर फिर लौट कर आएंगे। संभव था कि उसकी सौतेली माँ भी उनके साथ होगी। तब ये क्या करेगी? खुद को कैसे बचाएगी? शांता बुरी तरह परेशान होगी। उसी वक्त दरवाजा खुला। भागीरथ अंदर दाखिल हुआ। कौन हो तुम? और ये लफंगे और गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? वह गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, वे गुंडे हैं। दामिनी देवी मेरी सौतेली माँ है। मेरी जबरदस्ती शादी एक गुंडे से करवाना चाहती है। बोलते बोलते शांता पीछे दीवार से जा लगी और घबराकर उसने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। प्लीज दूर हटो। पास क्यों आ रहे हो? शांता के दिल की धड़कनें तेज हो गई। पहली बार कोई आदमी उसके इतना नजदीक आया था। उसके हाथ के छूते ही भागीरथ खुद को संभालते हुए रुक गया। बोलो, सब कुछ सच सच बताओ। अभी इसी वक्त भागीरथ की आंखों में झलकते गुस्से और सख्ती को देखते ही शांता टूट गई और उसने सारी बात बता दी। इन गुंडों से तो वैसे भी मेरे बहुत से हिसाब बाकी हैं। एक बार मेरे हाथ लग जाए तो उनका ऐसा हाल करूंगा कि उन्हें खुद के जिंदा रहने पर अफसोस होगा। भागीरथ मन ही मन में बुदबुदाया था। शांता हाथ जोड़कर बोली, प्लीज मेरी मदद कर दो। मुझे किसी ऐसी जगह पहुंचा दो जहां मैं सुरक्षित रह सकूं, जहां मेरी इज्जत भी सुरक्षित रहे, वरना मेरी सौतेली माँ मुझे ढूंढ लेगी और जबरदस्ती उस गुंडे से मेरी शादी करवा देगी। उसकी कांपती आवाज ने भागीरथ को उसकी सोचों से बाहर खींच लाया। कोई रिश्तेदार है तुम्हारा? कोई जान पहचान वाला है? उसने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा। शांता ने सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। भागीरथ ने गहरी सांस ली। उसकी नजरें झुक गई। तभी उसकी निगाह अचानक शांता के पैर पर गई। तुम्हारे पैर में चोट लगी है? उसके अचानक सवाल पर शांता ने अपने पैर की तरफ देखा, जैसे कुछ छुपाया गया हो। बिना चप्पल के भाग रही थी, बस यूं ही भागना पड़ा था। शांता ने रोते हुए कहा, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे पैर में मरहम लगा दूं। अब की बार वो बहुत नरमी से बोल रहा था। वो डरते हुए सोफे पर बैठी तो वह दवाई का डब्बा लाते हुए उसके पांव अपने घुटनों पर रखता और उसके पांव के जख्म को ध्यान से देखने लगा। जैसे ही उसने जरा सा अपना लहंगा ऊपर किया, वह घबरा गई। बोली कि आप मुझे दे दीजिए, मैं खुद अपने जख्म पर लगा लूंगी। लेकिन उसके घूरने पर शांता की जुबान लड़खड़ा गई और अगले ही पल उसके शब्द मुंह में ही रह गए। वह बहुत सलीके से जख्म साफ करता है, उस पर दवाई लगाता है और फिर बेहद आराम से पट्टी भी बांध देता है, जबकि वह जरा सा भी नहीं सिसकी। इतने गहरे जख्म पर तुम भाग कैसे रही थी? वह दवाई का डिब्बा बंद करते हुए पूछता है और फिर बाथरूम में जाकर हाथ धोता है। बाथरूम से बाहर आकर वह गुस्से भरी मुस्कान के साथ कहता है, इतने जख्म मिल चुके हैं जिंदगी में कि अब ये जख्म कोई मायने नहीं रखते। शांता सोफे पर पांव ऊपर करते बैठ जाती है, जबकि भागीरथ बिस्तर पर बैठा रहता है और कहता है कि तुम चाहो तो यहाँ आराम कर सकती हो। मैं रात को कमरे से बाहर चला जाऊंगा। और हाँ, सुबह होते ही तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वह बिस्तर से उठकर अलमारी से अपने कुछ कपड़े निकाला था। शायद उसे नहाना था। शांता डरते हुए कहने लगी, आप मुझे किसी और अनाथ आश्रम में छोड़ दीजिए। प्लीज, इस तरह जगह जगह छोड़ना ठीक नहीं है। उसके शब्द सुनकर वो बहुत बुरी तरह चौंक जाता है, जैसे किसी तूफान ने उसके भीतर जिद जगा दी हो।
अनाथ आश्रम में छोड़ना, वह पथराई नजरों से उसे देखता है और फिर मुंह फेर लेता है। उन शब्दों में कितना दर्द था, लेकिन वह भी तो उसे बीच रास्ते में छोड़ आया था। वह चाह कर भी उस पल अपनी जिंदगी से उसे निकाल नहीं पा रहा था। शांता भर्राई आवाज में कहती है कि आप मुझे एक अच्छे इंसान लग रहे हो, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मैं सारी जिंदगी आपके लिए भगवान से प्रार्थना करती रहूंगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए और उन जालिमों से मुझे बचा लीजिए। वह उसके सामने आकर विनती भरे शब्दों में बोली थी। वह नहाकर बाहर आया तो उससे पूछने लगा, तुम कहाँ जाना चाहती हो? अब उसकी मदद करने का इरादा उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वह कमरे को देखते हुए कहने लगी, किसी भी सुरक्षित जगह पर मुझे पहुंचा दीजिए, जैसे इस वक्त ये कमरा मेरी सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा है। वैसे ही कोई ऐसी जगह ढूंढ दीजिए जहां मैं अपनी इज्जत सुरक्षित रख सकूं। वह थोड़ी देर सोचकर कहता है कि ठीक है, सुबह कुछ इंतजाम करता हूँ, और ये कहकर बाथरूम की तरफ चला जाता है। शांता आंखों में आंसू लिए वापस सोफे पर बैठ जाती है और सोचती है कि कभी-कभी इस दुनिया में अपने ही जालिम बन जाते हैं और जो अनजान लोग होते हैं वही इतनी मदद कर जाते हैं। उधर गुंडे गुस्से में आग बबूला थे। एक गुंडा दहाड़ते हुए कहता है कि तुम मार खाकर आ गए हो, लड़की को साथ क्यों नहीं लाए? सब अखाड़े के ताकतवर लड़के थे, उनका मुकाबला करना आसान नहीं था। एक आदमी अपना गला सहलाते हुए कहता है कि वहां एक से बढ़कर एक खूंखार लड़के थे। चेतराम गुस्से में कहता है, वे लड़की हमें हर हाल में चाहिए, कुछ भी करो उसे लेकर आओ, वरना मामला बिगड़ जाएगा। दामिनी साड़ी का पल्लू सहलाते हुए ताना मारती है, तुमसे एक छोटी सी लड़की संभाली नहीं गई और मुझे जवाब दे रहे हो? चेतराम उस पर बरस पड़ता है और मुंह फेर लेता है, जबकि दामिनी ये नहीं जानती थी कि उसी की बेटी ने उस लड़की की मदद की थी। चेतराम योजना बनाते हुए कहता है कि अखाड़े के पास नजर रखो, लड़की अगर अंदर है तो बाहर भी निकलेगी, और जैसे ही निकले उसे धर दबोचना। इधर दामिनी जहरीली मुस्कान के साथ कहती है, अगर शक है कि लड़की अंदर है तो मैं खुद चली जाती हूँ, आखिर सौतेली सही उसकी माँ भी तो हूँ। वह दो सिक्योरिटी गार्ड के साथ रात के अंधेरे में अखाड़े पहुंचती है। बड़ी मुश्किल से अंदर जाने की इजाजत मिलती है और वह एक बड़े कमरे में, जो शायद अखाड़े का ऑफिस था, बेचैनी से टहलने लगती है। तभी एक कठीला सा बेहद खूबसूरत नौजवान अंदर आता है। उसे देखते ही दामिनी का दिल तेजी से धड़कने लग जाता है। वह उम्र में 45 के आसपास थी, लेकिन खुद का बहुत ख्याल रखती थी और अपनी उम्र से कम दिखती थी। पति की मौत के बाद वह दौलत और ऐशो आराम में डूबी रहती थी। आज सामने इतने हैंडसम नौजवान को देखकर उसके भीतर की भावनाएं फिर से जाग उठी थी। तभी उस आदमी की भारी आवाज गूंज उठती है, जी बोलिए, क्या काम है? दामिनी होश में आती है और धीमे बनावटी प्यार भरे शब्दों में कहती है, उसे अपनी बेटी की तलाश है और शक है कि वो यहाँ आ गई है। वह सख्त लहजे में जवाब देता है कि यहाँ कोई लड़की नहीं आई, आप यहाँ से जा सकती हो। दामिनी गंदी नीयत से कहती है कि अगर एक रात के लिए चाहिए तो उसकी कीमत दे दो, वरना उसे उसके हवाले कर दो। ये सुनते ही वह आदमी होंठ भींच लेता है और पलटकर घूरते हुए पूछता है, वह तुम्हारी बेटी है सौतेली? उसने गुस्से से कहा था और कमर पर हाथ जमाकर पूछा था, ये उसकी पहचान है? हाँ हाँ, क्यों नहीं? दामिनी ने माथे पर तेवरी चढ़ाते हुए जवाब दिया था। उसका एक रात का क्या लोगे? ये गंदी बात सुनते ही भागीरथ का गुस्सा फट पड़ा था। आवाज नीचे रखो, वह दहाड़ा, ये मेरा अखाड़ा है, मेरी जगह है, चाहूं तो सीधे जेल भिजवा सकता हूँ, इतना पावर रखता हूँ मैं। मुझे पैसों की लालच नहीं है और मैं अच्छे परिवार से भी हूँ। अब अगर अपनी भलाई चाहती हो तो 1 मिनट के अंदर अंदर अपने इन दोनों नमूनों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। भागरथ की आवाज में ऐसी सख्ती थी कि दामिनी तिलमिलाकर रह गई थी। वह जाते जाते धीमी से धमकी दे गई, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते वह पलटी और जहर घोलती हुई बोली, अगर 2 मिनट से तुम पहले यहाँ से नहीं निकलोगी तो अब की बार सच में वो कर जाऊंगा, तुम सोच भी नहीं सकते। भागीरथ ने बिना पलक झपकाए उसके अंदाज में जवाब दिया। वह घूरती हुई बाहर निकल गई थी। उसके साथ दोनों बॉडीगार्ड भी चले गए थे। भागीरथ समझ चुका था, ये लोग इतनी आसानी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। वह अगर शांता को कहीं भी छोड़ देता तो वह उसे ढूंढ निकालते और उसे नुकसान पहुंचा देते। बिना किसी ठोस रिश्ते के वह उसे यहाँ ज्यादा दिन रख भी नहीं सकता था। अब जो कुछ बाहर हुआ था सब कुछ शांता को बता दिया। शांता की आंखों से फिर से आंसू बह निकले। मैं जानती थी वो यहाँ तक पहुंच जाएगी, उसने सिसकते हुए कहा। वो मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं। वह उस रात अखाड़ा खाली हो चुका था। भागीरथ ने अखाड़ा बंद करवाया।
सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट रहने को कहा और खुद भी अखाड़े के अंदर ही रुकने का फैसला कर लिया। क्योंकि कमरे में वो लड़की सो रही थी, बाहर बैठा वह इस पूरे मामले को सुलझाने का कोई रास्ता सोच रहा था। तभी अचानक शांता बाहर आई, उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे और सांस तेज चल रही थी। भागरथ उठ बैठा और सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। आप शादीशुदा हैं? शांता ने पूछा। ये कैसा सवाल है? वह चौंका। अगले ही पल शांता ने कहा, मुझसे शादी करोगे? ये सुनते ही भागरथ के होश उड़ गए। तुम होश में हो? वह गुस्से से खड़ा हो गया। मेरे बारे में जानती भी हो और शादी का ऑफर दे रही हो? शांता ने हिम्मत जुटाकर कहा, इतना जान गई हूं कि आप शरीफ हैं। आपकी शराफत देखकर ही मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आपका होना मेरी इज्जत और मेरी जान दोनों के लिए बहुत जरूरी है। वह 2 कदम आगे आ गई और रुक गई। मेरे बारे में आप सब कुछ जान चुके हैं। मुझसे शादी करके आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। उन लोगों से दुश्मनी मोल लेना आसान नहीं। आई एम सॉरी। मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। शायद कुछ पलों के लिए मैं खुदगर्ज बन गई थी। भूल जाइए जो कुछ भी मैंने कहा, बस सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तभी अचानक भागीरथ बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी। सुबह होते ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन आपकी जान को फिर भी खतरा है। शांता घबराकर बोली थी। भागीरथ उसके करीब आया। मैं जाना माना बॉडी बिल्डर हूँ। कई मेडल जीत चुका हूँ। लोग मुझसे डरते भी हैं और ऐसा आदमी अपनी जुबान का भी पक्का होता है और अपनी इज्जत की सुरक्षा करना खुद जानता है। अगर मेरी ताकत पर भरोसा है तो बताओ। शांता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं तैयार हूँ, उसने धीरे से कहा। लेकिन एक बात तय रहेगी, भागरथ ने सख्ती से कहा। यह शादी सिर्फ वक्त की जरूरत है। मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा और उन्हें उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। जिस दिन तुम उनसे आजाद हो जाओगी उस दिन हमारी शादी खत्म हो जाएगी। ये शर्त मंजूर है? शांता की आंखें भर आई। वह सिर हिलाकर हाँ कह गई। सुबह होते ही भागरथ ने अपने कुछ दोस्तों और एक वकील को बुलवा लिया। कोई पंडित नहीं, कोई फेरों का शोर नहीं, बस कागजी शादी हुई। भागरथ ने उसकी मांग में सिंदूर भरा और वकील ने दस्तावेज तैयार कर दिए। दोस्तों ने मिठाई खिलाई और मजाक भी किया, लेकिन भागीरथ गंभीर रहा। शादी के बाद शांता कमरे में चली गई। खाने पीने का सामान पहले ही रखवा दिया गया था। सबको विदा करके वह कमरे में आया और पूछा, कुछ खाया नहीं? भूख है पर थोड़ी सी, शांता ने धीमे से कहा। वह किचन में नाश्ता बनाने लगा। शांता पास जाकर खड़ी हो गई। उसने ज्वेलरी उतार दी थी, मंगलसूत्र भी निकाल दिया था, लेकिन लहंगे में वह अपने आप को असहज महसूस कर रही थी। वह कुछ कह नहीं पा रही थी। नाश्ता कर लो, भागीरथ ने कहा। मैंने तुम्हारे लिए कपड़े ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए हैं। उसकी उलझन समझकर वह कमरे से बाहर चला गया। शांता वहीं बैठकर नाश्ता करने लगी। आने वाला वक्त उसे बेहद नर्वस कर रहा था। वजह शायद ये शादी थी। हर लड़की की तरह उसके दिल में भी अपने पति को लेकर कई अरमान होंगे, लेकिन आज उसकी जिंदगी एक अजीब मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। वह खुश थी क्योंकि वह कहीं से भी अंकल नहीं लगता था, लेकिन शांता ने ही उसे अंकल बना दिया था, सिर्फ उसकी मजबूत बॉडी की वजह से। और अब अपनी ही बात पर वह खुद शर्माने लगी थी। नाश्ता करके उसने सारे बर्तन सिंक में रख दिए, उन्हें धो दिया और फिर इधर-उधर बिखरा सामान समेटने लगी। मगर इतने बड़े दुपट्टे के साथ किचन का काम करना बड़ा मुश्किल लग रहा था, इसलिए उसने दुपट्टा कुर्सी पर रख दिया। अब आराम से सारा काम समेटने लगी। ऊपर की अलमारी में कुछ चीजें रखने के लिए वह कुर्सी पर चढ़ गई, क्योंकि उसकी लंबाई कम थी। जैसे ही उसने अलमारी खोली और नीचे वह चायपत्ती के जार रखने लगी, उसी पल भागीरथ कमरे में दाखिल हुआ। कुर्सी पर खड़ी शांता को देखकर उसके कदम वहीं थम गए थे। ऊपर हाथ उठाने से उसका ब्लाउज थोड़ा सा ऊपर हो गया था। उसकी कमर का हल्का सा हिस्सा दिख रहा था। भागीरथ की सांसें एक पल को गहरी हो गई। दिल की धड़कन तेज हो उठी, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा, नजरें हटा ली। वह जानता था कि उससे दूरी बनाए रखना ही इस वक्त सबसे बड़ी परीक्षा है। तुम वहाँ ऊपर क्या कर रही हो? वह पास आकर बोला था। वह वेस्ट वाला शॉपिंग बैग एक तरफ रख दो। पीछे से अचानक आवाज सुनकर शांता घबरा गई। मुड़ते ही उसका पैर फिसला। वह सीधे भागीरथ की बाहों में आ गिरी। एक पल के लिए दोनों की दुनिया जैसे थम सी गई। भागीरथ ने उसे संभाल लिया। शांता ने अनायास ही उसके कंधे पर हाथ रख दिया। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। कुछ पल बिना शब्दों के बीत गए। भागीरथ ने खुद को संभालते हुए उसे धीरे से जमीन पर खड़ा कर दिया और हाथ हटा लिए। तुम ठीक हो? उसने सामान्य आवाज में पूछा था। शांता नजरें चुराते हुए सिर हिला गई। कपड़े बदल लो, भागीरथ बोला। फिर वकील के पास भी तो जाना है। वकील के पास क्यों? शांता घबरा गई। तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए, वो बोला। मेरा एक दोस्त है, आगे सब समझ जाओगी। शांता कमरे की ओर बढ़ गई, लेकिन उसके दिल की धड़कन अब तेज हो गई थी। इसके आगे की कहानी और भी दिलचस्प रहने वाली है।
क्या शांता और भागीरथ की ये शादी आगे चल पाएगी या फिर उसकी सौतेली माँ उसे वापस अपने जाल में खींच ले जाएगी? कहानी में अभी कई मोड़ बाकी हैं, इसलिए इसे मिस ना करें। और अब जाते-जाते आप सभी से एक दिल से निकली छोटी-सी गुजारिश है, आप मेरी ये वीडियो जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, कमेंट में अपने शहर और अपने राज्य का नाम ज़रूर लिखिए। सच कहूँ तो आपके कमेंट पढ़ना मेरे लिए किसी तोहफे से कम नहीं होता। हर नाम, हर जगह मुझे आपसे और भी गहराई से जोड़ देती है। और जो लोग मेरी वीडियो को अपना कीमती समय देकर देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को ज़रा-सा छुआ है, आँखें नम कर दी हो या मन को सुकून दिया हो, तो बस एक छोटा-सा काम कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिए, जिन्हें ऐसी कहानियाँ पसंद है। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हर सब्सक्राइब मेरे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि आपका भरोसा, प्यार होता है। हम फिर मिलेंगे कल एक और नई दिलचस्प भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक मुझ पर अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।